शियर फोर्स तो हम बीम में निकाल लेते हैं। शियर स्ट्रेस के बारे में क्या, अभी तक हमने क्या देखा था। मान लीजिए ये एक बीम का क्रॉस सेक्शन है, ये है इसकी न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, इसमें हमने देखा था अभी बेंडिंग स्ट्रेस कैसे बदलती है। बेंडिंग स्ट्रेस सबसे टॉप में सबसे अधिक होती है। उसके बाद जैसे जैसे इससे नीचे जाते जाते हम चेक करते जाएंगे। मान लीजिए बेंडिंग स्ट्रेस प्राप्त करने का हमारे पास कोई थर्मामीटर जैसा डिवाइस है, जिसको हम यहाँ टच करें और बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू आ जाए, तो जितनी टॉप पर वैल्यू आई थी उससे थोड़ी सी कम आएगी। उसके नीचे चेक करेंगे तो और थोड़ी सी कम आएगी। ऐसा कोई डिवाइस आता नहीं है, एक हाइपोथेटिकली बात कह रहा हूँ। तो ऐसे कर करके ये सीधी रेखा है, ये स्ट्रेट लाइन है, ऐसे कर करके आप निकालेंगे तो नीचे और कम और कम, और न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग स्ट्रेस जीरो। ये कौन सी स्ट्रेस देख रहे हैं अपन? बेंडिंग स्ट्रेस। न्यूट्रल एक्सिस से नीचे स्ट्रेस अपोजिट हो जाती है। अगर ऊपर कंप्रेशन है तो नीचे टेंसाइल हो जाएगी, और नीचे सबसे नीचे जो सबसे नीचे वाली लेयर है यहाँ पे कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम। ये अगर टेंशन में है ये तो ये कंप्रेशन में उल्टा रहता है। बेंडिंग स्ट्रेस तो देख लिया आपने। अब शियर स्ट्रेस का देखो। शियर स्ट्रेस का डायग्राम पैराबोलिक रहता है। ये स्ट्रेट लाइन से बन रहा था, स्ट्रेट लाइन है ये एक पैराबोला बनता है। टॉप पे बेंडिंग स्ट्रेस सबसे अधिक होती है तो ये जीरो होती है, अपोजिट चलता है। जैसे जैसे नीचे जाते जाएं टॉप से, वैसे वैसे बेंडिंग स्ट्रेस कम होती जा रही है। शियर स्ट्रेस में जैसे जैसे टॉप से नीचे जाते जाएं तो बेंडिंग स्ट्रेस बढ़ती जा रही है, न्यूट्रल एक्सिस तक आते आते बढ़ जाती है। यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आते जाएं तो बेंडिंग स्ट्रेस बढ़ रही है, तो यहाँ उल्टा, यहाँ पे शियर स्ट्रेस कम होती जा रही है जैसे जैसे न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आते जा रहे हैं। ऐसा बनता है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। इसको अगर आपको कैलकुलेशन करने का कोई सवाल आ जाए, मान लीजिए आपसे बोला जाए कि न्यूट्रल एक्सिस से 50 मिलीमीटर ऊपर, 50 मिलीमीटर ऊपर कितनी शियर स्ट्रेस है ये बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। तो Q इक्वल टू एफ ए वाई बार अपॉन आई जेड। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसमें Q या टाउ भी इसको बोल सकते हैं, टाउ से भी डिनोट कर सकते हैं। ये है शियर स्ट्रेस। इसमें F, ये बीम में जिस जगह पर आप ये कैलकुलेशन कर रहे हैं वहां पे शियर फोर्स कितना है उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे F से डिनोट कर रहे हैं, शियर फोर्स। देखिए अब स्ट्रेसेस में हम छोटा लेटर यूज करते हैं जिसे लोअर केस कहते हैं, और फोर्सेस में हम कैपिटल अक्षर यूज करते हैं जिसे अपर केस कहते हैं। ए ए इसमें आपको समझना पड़ेगा। ए सामान्यतः आप ये सोच लेते हो कि ए इस पूरे क्रॉस सेक्शन का एरिया है। यदि इस बीम की डेप्थ है डी, इस बीम की ब्रेड्थ है बी, चौड़ाई, तो आप मान के चलते हो कि ए लिखा है तो ये पूरा एरिया निकालना है तो बी इंटू डी कर देते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें एरिया निकालने का थोड़ा अलग तरीका है इस फॉर्मूले में यूज करने के लिए केवल। हाँ, इसमें क्या करना है, जहां पर भी आपको शियर स्ट्रेस निकालने को बोला है, ये वाली लेयर में निकालने को मान लो बोला है, तो इसके ऊपर कितनी एरिया है उसको आप देखो। ये आपको जो मैंने शेड कर रखा है, हैचिंग कर रखी है, ये एरिया आपको निकालना है। ये है ए, ए, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन above the layer where shear stress is calculated। इसको मैंने शब्दों में लिखा है,
वह लेयर जहां पे शियर स्ट्रेस का कैलकुलेशन हो रहा है उसके ऊपर, अबव मतलब उसके ऊपर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अंडरलाइन समझाते समझाते कर दिए, ऐसी जरूरत नहीं है अंडरलाइन करने की। अब आता है वाई बार। वाई बार मैं यहां लिखता हूं, वाई बार होता क्या है। वाई बार को थोड़ा मैं बड़े डायग्राम से समझाता हूं। होता क्या है, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको बोल दिया जाता है कि न्यूट्रल एक्सिस के मान लीजिए 100 mm ऊपर कितनी शियर स्ट्रेस है वो कैलकुलेट कीजिए। ये लाइन टेढ़ी बन गई, सॉरी। मान लीजिए कहा आपको कि ये न्यूट्रल एक्सिस से फलाना ऊपर निकालिए शियर स्ट्रेस कितनी है, वो कितनी दूरी दी हुई है वो हम वाई से डिनोट करते हैं। ये वाई है और ये वाई बार है, दोनों अलग है। वाई क्या है फिर से सुन लीजिए, जहां पर शियर स्ट्रेस निकालना है उसकी दूरी न्यूट्रल एक्सिस से। वाई बार है जहां पर हमको शियर स्ट्रेस निकालना है उसके ऊपर के एरिया का सीजी की न्यूट्रल एक्सिस से दूरी, दोनों अलग है। ये वाई है यहां से यहां तक की। वाई बार क्या है फिर से सुन लीजिए, जहां पे हमें निकालना है शियर स्ट्रेस वो जगह ये है। यहाँ पे कितनी है शियर स्ट्रेस, इसकी वैल्यू प्राप्त करनी है। इसके ऊपर का जो एरिया है जिसको हैचिंग से डिनोट दिखाया है, इस एरिया का सीजी यहाँ पे मान लीजिए इसकी दूरी न्यूट्रल एक्सिस से कितनी है वो क्या है, वाई बार। तो डिस्टेंस ऑफ सीजी ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन above the layer where shear stress is calculated। ये निकालना बहुत आसान है, नखरे नहीं मारना बिल्कुल भी। ये मान लीजिए d/2 है। कैसे, मान लीजिए पूरी बीम की डेप्थ है d, तो ये कितना हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस से दूरी, इसको बोलो ये a लिखा है, न्यूट्रल एक्सिस का NA है। ये इसकी रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए ये इसका आधा होता है तो d/2 हो गया। अब ये आपको दे रखा है y, तो ये कितना आएगा d/2, d/2 माइनस y, तो ये कितना आएगा d/2 माइनस y। दिख रहा है, थोड़ा बारीक हो गया। अब ये दूरी कितनी आएगी, d/2 माइनस वाई जो ये निकाला है इसका भी आधा कर देंगे तो ये दूरी आ जाएगी। तो मैं लिख देता हूं यहाँ d/2 माइनस वाई इस पूरे के बट्टे में दो। तो y बार कितना निकलेगा, ये है y, यहां से यहां तक है y, इसमें आप ये दूरी और जोड़ दो, ये कितनी आई, ये वाली दूरी और जोड़ दो, तो y बार y प्लस d/2 माइनस वाई बटा दो। ठीक है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो केवल रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए आप ये कैसे सॉल्व करोगे इसको एक बार देख लो। मान लो ये आपको गिवन है, ये b है और इसकी टोटल डेप्थ आपको d गिवन है। तो ये हो जाएगा d/2, फिर से अभी के अभी अपन ने देखा था, फिर से देख लो, ये वाली दूरी आ जाएगी d/2 माइनस वाई, ये कितना आएगा d/2 माइनस वाई। इसका सीजी कितना ऊंचा होगा यहां से, d/2 माइनस वाई इसके पूरे अपॉन का 2। तो इस केस में y बार आ गया y प्लस d/2 माइनस वाई पूरे के अपॉन में 2। a आपको मिल गया d/2 माइनस वाई
D/2 माइनस वाई, यहाँ से यहाँ तक का मल्टीप्लाई बाय बी, उससे कौन सा एरिया मिल जाएगा, ये वाला एरिया मिल जाएगा आपको, मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले में रख के देखते हैं। फॉर्मूला क्या था, एक बार फिर से याद करो, एफ ए वाई बार अपॉन आई जेड। इसमें Q क्या है, शेयर स्ट्रेस है, F क्या है, शेयर फोर्स है। A की जगह हम यही रख देते हैं, D/2 माइनस वाई इंटू बी। वाई बार की जगह हम ये रख देते हैं, ये क्या है, y प्लस D/2 माइनस वाई, इसके अपॉन में 2 ब्रैकेट बंद। इसमें ब्रैकेट का ध्यान देना है आपको। अपॉन में आई है, अब आई क्या है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका क्या आएगा, BD3/12। कई बार निकाला है अपन ने। Z क्या है, Z इसमें बताना रह गया था। Z है इसमें, जहां पर भी हम बीम में शियर स्ट्रेस निकाल रहे हैं, मान लो यहां पे निकाल रहे हैं, तो यहां पर बीम की चौड़ाई कितनी है, वो क्या है, Z। यहां पे लिखना रह गया था, यहीं पे लिखना चाहिए। Z Z हो गया ब्रेड्थ ऑफ बीम, बीम की चौड़ाई एट लेयर, कहाँ पे, वहां पे जहां पे शियर स्ट्रेस का कैलकुलेशन हो रहा है। ऐसा इसलिए लिखा है, मान लो आपको आई सेक्शन में शियर स्ट्रेस का कैलकुलेशन करने का कहा है, मान लो आपको यहां पर निकालना है शियर स्ट्रेस कितनी है, तो Z फिर आपका ये हो जाएगा ये। और मान लीजिए यहां पर आपको शियर स्ट्रेस कितनी है निकालना है, तो Z आपका फिर ये हो जाएगा, यहाँ पे अलग Z होगा, यहाँ पे अलग Z होगा। Z है वो जगह पर चौड़ाई जहां पर शियर स्ट्रेस का कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर शियर स्ट्रेस निकालनी है तो Z अलग है, यहाँ पर शियर स्ट्रेस निकालनी है तो अलग है। अगर ट्राइंगुलर सेक्शन है बीम का, ये न्यूट्रल एक्सिस है, अब आप देखो हर जगह Z अलग आएगा। यहाँ पे शियर स्ट्रेस निकालना है तो Z अलग आएगा, जो कि बीम की यहाँ की चौड़ाई है। यहाँ पर शियर स्ट्रेस निकालनी है तो बीम की चौड़ाई यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग आएगी, ऐसे कर करके यहाँ पे अलग आएगी। तो ये Z तब अलग रहता है जब बीम रेक्टेंगुलर नहीं है, कुछ ऐसा शेप की है जिसमें न्यूट्रल एक्सिस से दूरी के साथ साथ बीम की चौड़ाई उस पॉइंट पर अलग हो जाती है, तब Z थोड़ा लफड़े वाली चीज है, अपन को निकालना पड़ता है। अभी तो ये रेक्टेंगुलर बीम है, रेक्टेंगुलर बीम में यहां पर भी बीम की चौड़ाई B है, यहां पर भी B है, यहां पर भी B है, सब दूर B है। तो अब हम इस Z की जगह क्या रख देंगे, बीम की चौड़ाई B। अब कुछ कट सकता है क्या, ये B से B काट दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, F/2 माइनस वाई, ये B तो कट गया। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब आप देखो, आप इसको एलसीएम ले रहे हैं अपन। पहले तो इस 2 का क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर अपॉन में 2 है, तो इस 2 को अंदर भी अपॉन में मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को y के भी अपॉन में ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, y प्लस D/4, क्योंकि ये 2 अपॉन में है, ये भी अपॉन का है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस y/2 ब्रैकेट बंद, अपॉन में फिलहाल इसे BD3/12 रहने देते हैं। अभी आप देखो, ये 12 जो है अपॉन का, ये इन्वर्ट होके मल्टीप्लाई होता है, ये 12 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपने सीखा होगा। अब इसको आप एलसीएम करके देखो, ये आ जाएगा y माइनस y/2, क्या हो जाएगा, y/2, तो ये बचेगा D/4 प्लस y/2। ये आप, अगर मैं यहाँ छोटा सा करके दिखाऊं,
यहाँ पे y माइनस वाई बाय टू, ये दोनों को अगर आप करो तो क्या आ जाएगा, 2y माइनस वाई अपॉन टू, क्या आ जाएगा, y बाय टू। 2y में से y गया तो एक y बचा, अपॉन का 2 तो है ही। अब इसका साइन हो गया पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव। हाँ, फिर क्या आ रहा है इधर, 12 तो ऊपर गया, बचा क्या, बी डी क्यूब, बी डी क्यूब। ये तो इससे फॉर्मूला क्या बन रहा है आप देखो, अब इसमें आप देखो 1/2 कॉमन निकल रहा है, डी बाई फोर में से 1/2 अगर निकाल लेंगे तो बचेगा डी बाई टू, वाई बाई टू में से उसका बट्टा 2 निकाल लेंगे तो बचेगा वाई। ठीक है, ये 2 इसको काट देगा, 6 बचेगा, तो Q इक्वल टू 6F। अब आप देखो A माइनस बी और A प्लस बी, इसका फॉर्मूला एक रहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डी बाई टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाय 4 माइनस ये वाई स्क्वायर अपॉन बी डी क्यूब। तो ये एक रेडीमेड फॉर्मूला जैसा बन गया, जिसमें अगर आपको बीम में बोला है क्वेश्चन में, मान लीजिए आपको ये दे रखा है, मान लीजिए बी आपको दे रखा है 200 mm, डी दे रखा है मान लो 300 mm, एफ शेयर फोर्स मान लो आपको कुछ दिया हुआ है, मान लो 5 किलो न्यूटन। अब आपको बोला है कि न्यूट्रल एक्सिस से 50 mm ऊपर शेयर स्ट्रेस कितनी होगी, तो आप इसमें y इक्वल टू 50 mm रख दो। मान लो आपको बोला है कि न्यूट्रल एक्सिस से 55 मिलीमीटर ऊपर कितनी शेयर स्ट्रेस होगी, तो y इक्वल टू 55 रख दो, 100 200 कुछ भी जहां पे भी चाहिए आपको, वहां पे y की वैल्यू आप इसमें अपडेट करते जाओ, फॉर्मूला अपने आप आपको शेयर स्ट्रेस दे देगा। सबसे अधिक शेयर स्ट्रेस कहाँ होती है, जहां न्यूट्रल एक्सिस होती है। अब आप देखो न्यूट्रल एक्सिस की वो लेयर से दूरी जहां पे शेयर स्ट्रेस निकालना है वो है y। अब अगर ये लेयर ही न्यूट्रल एक्सिस पे आ जाएगी तो ये दूरी तो जीरो हो जाएगी, y इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो जब हम न्यूट्रल एक्सिस पर निकालते हैं, एट न्यूट्रल एक्सिस y जीरो हो जाता है। तो जब हम न्यूट्रल एक्सिस पर शेयर स्ट्रेस निकालते हैं तो वो सबसे अधिक आती है, इसलिए हम Q मैक्स लिख देते हैं, Q मैक्स ये कितना आएगा, 6F डी स्क्वायर बाय 4 माइनस जीरो स्क्वायर बाय बी डी क्यूब। ये कितना आएगा, 6F डी स्क्वायर अपॉन 4 बी डी क्यूब। अब ये डी स्क्वायर से 2 डी कट जाएंगे तो 1 डी बचेगा, बचेगा कि नहीं, तो ये क्या बचेगा 3/2 लिख सकते हैं इसको, इंटू एफ अपॉन बी डी। अब देखो आप ये एफ अपॉन बी डी क्या है, डायरेक्ट शियर फोर्स अपॉन एरिया कर दिया है। एफ अपॉन बी डी क्या है, एवरेज शियर स्ट्रेस। एवरेज शियर स्ट्रेस, क्यू मैक्सिमम को हम लिख सकते हैं 3/2 क्यू एवरेज। इससे ये बात निकल के सामने आती है कि अगर आप बहुत आलसी हो, आपसे पूछा शेयर स्ट्रेस कितनी है बीम में, तो डायरेक्ट शियर फोर्स अपॉन आपने उसका एरिया कर दिया बी डी, पूरा एरिया, तो उससे निकली शेयर स्ट्रेस की एवरेज शेयर स्ट्रेस। उसमें यदि आप 1.5 का मल्टीप्लाई कर दो 3/2 का, या 1.5 का एक ही बात है, 3/2 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको उसमें सबसे अधिक जो न्यूट्रल एक्सिस पर शेयर स्ट्रेस डेवलप होगी उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ऐसा करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर बीम रेक्टेंगुलर नहीं है, बीम सर्कुलर है मान लो, ऐसा भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मान लो पेड़ का तना काट के उसकी बीम बना दी, या मान लीजिए कोई स्टील की सर्कुलर सेक्शन की रॉड ली, उसका आपने बीम बना डाली, तो इसमें शियर स्ट्रेस ऐसे ही वेरी करती है पैराबोलिक टाइप से। यहाँ पर भी न्यूट्रल एक्सिस पे क्यू मैक्सिमम आती है, सिर्फ अंतर क्या है, इस केस में सर्कुलर सेक्शन में
सर्कुलर बीम में क्यू मैक्सिमम वहां 3/2 का मल्टीप्लाई होता था, यहां होगा 4/3 क्यू एवरेज का। अगर ट्रायंगुलर बीम है तो क्यू मैक्सिमम आएगा 3 गुना क्यू एवरेज, 4/3 नहीं, 3 टाइम्स। इसकी न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे होती है तो ध्यान रखना, यदि इसकी टोटल हाइट h है तो न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे आती है 2h/3, जहाँ पे इसका CG मिलता है, बॉटम से h/3। लेकिन इसमें जो शियर स्ट्रेस मैक्सिमम मिलती है वो न्यूट्रल एक्सिस पर नहीं मिलती, वो बीच हाइट पे मिलती है। ध्यान रखना, ये एक ऐसा केस है जहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस पर अधिकतम शियर स्ट्रेस नहीं मिलती है, वरना बाकी सब केस में तो ऐसा ही होता है। अच्छा, अगर आई सेक्शन का आपको कैलकुलेट करने को कहा जाए कि बताइए इसमें शियर स्ट्रेस कैसे वेरी करती है, तो टॉप पे 0, 0 से गाड़ी धीरे से बढ़ी, जैसे ही ये पॉइंट आता है तो यहाँ पे अचानक बढ़ जाता है वैल्यू। यहाँ पे क्यों बढ़ती है, यहाँ पे z ज्यादा है, यहाँ पे z कम है, तो जैसे ही वो इस जगह को क्रॉस करते हैं अपन, जैसे इसको क्रॉस करके नीचे आते हैं तो एकदम से z कम हो गया। z कहाँ आ रहा था इक्वेशन में, इक्वेशन क्या थी, q इक्वल टू FA/y/I z, तो z क्या हो रहा है अपॉन में आ रहा है। अभी अपॉन की संख्या जैसे ही कम हो जाएगी तो अचानक ये q बढ़ जाएगा, तो इसलिए अचानक ये q बढ़ जाता है। यहाँ पे भी अचानक ये q बढ़ जाता है। इसके बीच में अपना वही कर्व फॉलो होगा, पैराबोलिक। टी सेक्शन है, टी सेक्शन है तो कैसे वेरी करेगा, जब तक ये चौड़ाई ज्यादा है तब तक तो ये ऐसा रहेगा, फिर जैसे ही इसकी ये बीम की चौड़ाई यहाँ पे कम हो गई तो अचानक ये बढ़ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 0 तक आता है। ऐसा ही चैनल सेक्शन का, आई सेक्शन का चैनल सेक्शन का एक जैसा है। चैनल सेक्शन कैसा होता है, ऐसा, यहाँ पे ब्रेड्थ ज्यादा है, चौड़ाई ज्यादा है, यहाँ पे चौड़ाई कम हो गई, बिल्कुल ऐसा ही बनता है। और आपके सिलेबस में कैसा है, एंगल सेक्शन, एंगल सेक्शन ऐसा होता है, एंगल सेक्शन और टी सेक्शन का एक जैसा ये डायग्राम बनता है। और आपके सिलेबस में कौन सा है, एक होलो स्क्वायर है। होलो स्क्वायर कैसा होता है, ये एक स्क्वायर है जिसके अंदर से ये काट के निकाल लिया, होलो स्क्वायर। इसका कैसे बनेगा, ऐसा, आई सेक्शन जैसा ही है। इसमें मैक्सिमम कितना होगा ये सब हम नहीं बता सकते, ये इस पे डिपेंड करता है, इसकी फ्लैंज की चौड़ाई कितनी है, वेब की चौड़ाई कितनी है, सब डेप्थ कितनी है, सब इन सब पे डिपेंड करेगा, ऐसे नहीं बता सकते। इसका आपको बस ये डायग्राम याद रखना कैसे बनता है, ये जरूरी है। ये डायग्राम सिर्फ बनाने के लिए क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पेपर में 2 नंबर के, 3 नंबर के आते हैं कि आई सेक्शन का शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसा बनेगा, तो सिर्फ आपको ये बनाना है। हाँ, इसके नीचे लिखना जरूर है, इसके नीचे आप लिखोगे कि ये क्या है, ये आई सेक्शन है, ये डायग्राम क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा बारीक लिख दिया, जगह कम थी, दिख रहा है ना, ठीक है ठीक है। तो ये आप ये डायग्राम जरूर याद रखना, आई सेक्शन चैनल सेक्शन का एक जैसा है, टी सेक्शन एंगल सेक्शन का एक जैसा है। चैनल सेक्शन है ये, चैनल सेक्शन, ये है एंगल सेक्शन, शायद आप पहली बार नाम सुन रहे होगे, ये है टी सेक्शन, ठीक है, ये है हॉलो स्क्वायर सेक्शन, ये ट्रायंगुलर सेक्शन, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखना, ऐसा प्रश्न आता है तो कुछ छोड़ना ही मत, सिर्फ डायग्राम ही तो बनाना है, कोई कैलकुलेट भी नहीं करना है इसको बनाने के लिए, ठीक है। थैंक यू।